हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज के यह वीडियो में भूगोल पार्ट 2 लेकर के आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। पहले भाग में मैंने 1 से 57 तक का क्वेश्चंस बताया। इस भाग में मैं 58 यानी कि 58 नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 100 बताऊंगा, यानी कि 58 से 100 तक का क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 58 नंबर आपका है प्रश्न कि मकर रेखा कितना डिग्री दक्षिण पर स्थित है। तो आंसर याद रखिएगा 23.5 डिग्री। 59 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप। 59 नंबर है देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। 60 नंबर भारत ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। आपका देखिए, ये कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे देगा कि भारत ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 किस दिशा में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा पूर्व में। नेक्स्ट आपका है 61 नंबर कि जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं। यानी कि हम लोग का जो टाइम है वो लंदन के टाइम से 5.5 घंटा कितना 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि भारत और लंदन के समय में 5.5 घंटों का अंतर है। याद रखिएगा कि हम लोग का जो समय है वो लंदन के टाइम से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है 62 नंबर कि भारत ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 किस दिशा में स्थित है। तो आंसर आपका हो जाएगा पूर्व दिशा में। 63 नंबर प्रश्न कि पृथ्वी के कितने ताप कटिबंध हैं। पृथ्वी के कितने ताप कटिबंध है। तो आपका आंसर होगा 3। पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा शीत कटिबंध। नेक्स्ट है 64 नंबर कि ग्लोब क्या है। तो देखिए, पृथ्वी का त्रिआयामी प्रतिरूप मॉडल है ग्लोब। 65 नंबर प्रमुख यमयोत्तर का मान कितना डिग्री होता है। तो आंसर आपका 0 डिग्री। 66 नंबर शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। 66 नंबर प्रश्न है कि शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। तो ध्रुवों पर। 67 नंबर देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। तो 360 डिग्री। 67 नंबर प्रश्न है कि देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। 360 डिग्री, याद रखिएगा। 68 नंबर ग्रिड किसका जाल है। 68 नंबर आपका प्रश्न है कि ग्रिड किसका जाल है। तो अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यमयोत्तर का जाल है। अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यमयोत्तर का जाल है ग्रिड। नेक्स्ट आपका है 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है, जिसे क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है, जिसे क्या कहते हैं। तो घूर्णन गति कहते हैं। 70 नंबर पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 70 नंबर पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। याद रखिएगा। 71 ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। 71 क्या कह रहा है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। 72 नंबर यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। याद रखिएगा, प्रदीप्त वृत्त जो होते हैं वो अक्ष के साथ नहीं मिलते हैं। 73 नंबर दैनिक गति के बारे में है। देखिए, इसमें घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। 74 यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करे तो सूर्य की तरफ वाले भाग में सदैव दिन रहेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। 75 पृथ्वी अपनी धुरी पर
पश्चिम से पूरब कितना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमती है? तो आंसर हो जाएगा 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 नंबर प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमती है? तो 1610। 76 देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण। याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमे तो घूर्णन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण। 77 नंबर प्रश्न आपका 77 है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है? तो आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है? तो दीर्घवृत्ताकार। 78 पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। बेहद इंपॉर्टेंट लाइन। पृथ्वी पूरे कक्ष में कितनी दिशा में झुकी हुई है? तो आंसर आपका हो जाएगा एक ही। 79 पृथ्वी के परिक्रमण गति के दौरान 4 जुलाई को पृथ्वी अपनी कक्षा से अधिकतम दूरी पर होती है। देखिए 79 प्रश्न आपका है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण 4 जुलाई को पृथ्वी अपनी कक्षा से अधिकतम दूरी पर होती है। तो ठीक है, और सबसे न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, यानी कि अधिकतम दूरी 4 जुलाई, न्यूनतम दूरी 3 जनवरी। 79 नंबर जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण 4 जुलाई को पृथ्वी अपनी कक्षा से अधिकतम दूरी पर और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 80 नंबर आपका है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। प्रश्न आपका पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध में किस तारीख को सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है? तो आंसर आपका क्या होगा? 21 जून। 81 नंबर प्रश्न आपका है कि दक्षिणी गोलार्ध में किस तारीख को सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है? तो आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर। 82 नंबर देखिए पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21 मार्च और 23 सितंबर। याद रखिएगा, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 83 नंबर गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। 84 अब यहाँ से 84 से मैं आपको मानचित्र से संबंधित चैप्टर से मैं आपको यहाँ से क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है। 84 पृथ्वी का अध्ययन करते समय ग्लोब काफ़ी उपयोगी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। 85 नंबर पृथ्वी की सतह अथवा इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। 85 नंबर क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह अथवा इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। 86 एक अच्छे मानचित्र में 7 विशेषताओं का होना आवश्यक है। 86 नंबर पॉइंट प्रश्न आपका पूछा जाएगा एक अच्छे मानचित्र में कितने विशेषताओं का होना आवश्यक है? तो आंसर 7। 87 भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र। देखिए मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र और तीसरा थीमेटिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र का एक और नाम है उच्चावच मानचित्र। याद रखिएगा मानचित्र कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। पहला भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र और तीसरा थीमेटिक मानचित्र। मानचित्र कितने हो गए? 3। आपको याद भी हो गया। पहला भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र, तीसरा थीमेटिक मानचित्र। अब चलिए अब इन मानचित्र के बारे में जानकारी करते हैं। 90 नंबर आपका प्रश्न है कि भौतिक मानचित्र क्या होता है? तो इसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ और महासागर के बारे में जानकारी मिलती है। भौतिक मानचित्र में क्या होता है? पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ और
महासागर। 91 नंबर राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाना किसमें होता है? राजनीतिक मानचित्र में। राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाना राजनीतिक मानचित्र में होता है। 90 नंबर था भौतिक मानचित्र। पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ और महासागर। 91 नंबर में है राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाना। तो आप भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र को समझ गए। नेक्स्ट आपका होता है थीमेटिक मानचित्र। इसमें आपका हो जाएगा सड़क, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है आपका भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, तो ये बात याद रखिएगा तीनों। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 92 नंबर कि मानचित्र के 3 घटक कौन कौन है? तो मानचित्र के 3 घटक हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। 92 नंबर याद रखिएगा कि मानचित्र के कितने घटक हैं? तो 3 घटक हैं। कौन कौन? दूरी, दिशा और प्रतीक। 93 नंबर पॉइंट बेहद ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना हो तो हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना हो तो हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। 94 बड़े पैमाने का उपयोग कब करते हैं? जब हमें एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे किसी गांव या शहर का मानचित्र बनाना हो तो बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से देखिए, छोटा पैमाना क्या होता है? जब बड़ा क्षेत्रफल वाले भागों को दर्शाना हो। बड़ा पैमाना क्या होता है? जब छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को दर्शाना है, यानी बिल्कुल विपरीत। याद रखिएगा, छोटा पैमाना कब? जब बड़ा क्षेत्रफल को दर्शाना है। बड़ा पैमाना कब? जब छोटे क्षेत्रफल वाले भागों को दर्शाना है। 95 नंबर बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की तुलना में अधिक जानकारी देते हैं। जैसा कि मैंने बड़े पैमाने के बारे में आपको बताया, ये छोटी जगहों के बारे में दर्शाते हैं और ये छोटे पैमाने वाले मानचित्र की तुलना में अधिक जानकारी देते हैं। नेक्स्ट आपका है 96 स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। क्या कहा जाता है? 96 स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा पैमाना। 97 दिक् सूचक की सहायता से हम किसी स्थान की दिशा का पता लगाते हैं। दिक् सूचक की सहायता से हम किसी स्थान की दिशा का पता लगाते हैं। 98 प्रतीक क्या होता है? मानचित्र पर विभिन्न आकृतियों, भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों को आकार एवं प्रकार में दिखाना संभव नहीं है, इसलिए प्रतीक का प्रयोग होता है। मानचित्र पर विभिन्न आकृतियों, भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों को आकार एवं प्रकार में दिखाना संभव नहीं है, इसलिए प्रतीक का प्रयोग होता है। इसलिए इनको दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। 99 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीला रंग क्या दिखाता है? नीला रंग क्या दर्शाता है? तो जलाशय। भूरा रंग पर्वत, पीला रंग पठार, हरा रंग मैदान। 99 नंबर प्रश्न आपका है 99 नीला रंग जलाशय, भूरा रंग पर्वत, पीला रंग पठार, हरा रंग मैदान। ये 99 आपके हो गए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देखिए 100 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र को क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। 100 नंबर प्रश्न आपका है, कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे यानी इस रेखा चित्र को क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। 101 नंबर है खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े स्केल पर खींचा गया रेखा चित्र को खाका कहते हैं। 101 नंबर प्रश्न, खाका किसे कहते हैं? एक छोटे क्षेत्र का बड़े स्केल पर खींचा गया रेखा चित्र को क्या कहते हैं? खाका कहते हैं।
102 नंबर, मानचित्र। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के स्केल का माध्यम से समतल जगह पर खींचा गया चित्र है। देखिए मानचित्र क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के स्केल का माध्यम से समतल जगह पर खींचा गया चित्र है। तो यहाँ पर मैंने आपको 102 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया हूँ। आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा और जब भी टाइम मिले तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देते हैं, तो ये 102 हो गए। आप लोग ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैं आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट NCERT की बुक से लेकर के आया हूँ कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आ जाए। ओके, धन्यवाद।